हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। तो दोस्तों, ये क्लास जो है ना बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। जो कॉमन पेपर होते हैं बीपीएससी टीचर के, उसके जो है जीके जीएस का क्लास है। चाहे वो पीआरटी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, सभी के लिए जो है ये क्लासेस काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको जो है फांसी की सजा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको जो है फांसी की सजा दी गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों खुदीराम बोस। ये हो जाएगा दोस्तों खुदीराम बोस। यानी कि मुजफ्फरपुर बम कांड में जो है खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई थी। डिस्कशन देखिए। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी। प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्हें फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई। 11 अगस्त 1908 को जो है उन्हें फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है? तो हो जाएगा भागलपुर। वो हो जाएगा भागलपुर। यानी कि बिहार में जो रेशम कपड़ा उत्पादन का केंद्र है वो भागलपुर है। बिहार में रेशम कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र जो है भागलपुर है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है और यह अपने विशिष्ट प्रकार के टसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर बिहार राज्य का एक शहर है जो अपने रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर में उत्पादित रेशम को भागलपुरी सिल्क या टसर सिल्क कहा जाता है। यह रेशम जो है अपनी अनूठी बनावट, अस्थायित्व और प्राकृतिक रंगों के लिए जाना जाता है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना में गोलघर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1786 में। पटना में जो है 1786 में गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में जो है वर्ष 1786 में जो है गोलघर का निर्माण किया गया था। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोलघर का निर्माण जो है ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जॉन गास्टिंग ने किया था। इसका निर्माण जो है गेहूं के भंडारण के लिए किया गया था, ताकि इसे आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जा सके। गोलघर की ऊंचाई जो है 29 मीटर यानी कि 95 फीट है और यह पटना शहर का एक प्रमुख आकर्षण केंद्र स्थल बन चुका है। गोलघर का डिजाइन जो है गोल आकार में था, जो उस समय की वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण था। निम्नलिखित में से कौन सा जो एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हो जाएगा लोथल। वो हो जाएगा लोथल। यानी कि लोथल जो है वो हड़प्पा का बंदरगाह है। यानी कि लोथल जो है हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जो वर्तमान गुजरात भारत में स्थित है। यह साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगाबो के बीच है, जिसे भोगवा नदी भी कहा जाता है, बीच स्थित था। और 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसे जो है कट कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। तो लोथल का बंदरगाह जो है दुनिया के सबसे पुराना ज्ञात डॉक के लिए माना जाता है, जो प्राचीन में समुद्र व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था?
तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर जो है आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। यह रिपोर्ट लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो उस समय के ब्रिटिश सचिव थे और सन हेनरी चेम्सफोर्ड वायसराय द्वारा तैयार की गई थी। रिपोर्ट में भारत में स्वायत्तता बढ़ाने के लिए सुधारों की सिफारिश की गई थी, जो बाद में भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में लागू हुआ। इस अधिनियम ने डुअल गवर्नमेंट प्रणाली को लागू किया, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच जो है शक्ति का वितरण किया गया। इसे दोहरी सरकार डायरकी प्रणाली कहा गया है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था? गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन था? तो स्कंदगुप्त था। वो स्कंदगुप्त था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के एक प्रतापी शासक थे, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल किया। उनके शासनकाल में हुनों ने गुप्त साम्राज्य पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने हर बार उन्हें पराजित किया। स्कंदगुप्त की हनों पर विजय का उल्लेख उनके भीतरी स्तंभ शिलालेख में मिलता है। शिलालेखों से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने न केवल हुनों को हराया, बल्कि उन्हें पीछे हटने के लिए भी मजबूर किया। कुछ स्रोतों के अनुसार यह भी माना जाता है कि स्कंदगुप्त हुनों को पराजित करने वाला पहला शासक था। मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार का जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार का जो है भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1909 में पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाने वाला भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम को जो है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी को सीमित रूप से बढ़ाना था। मार्ले मिंटो सुधार जो है ब्रिटिश सचिव और लॉर्ड मार्ले जो है ब्रिटिश सचिव और लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय के नेतृत्व में किए थे। इस सुधार का उद्देश्य भारतीयों को भारतीय परिषदों लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। मुस्लिमों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की गई। भारतीय परिषद में सांसदों की संख्या बढ़ाई गई। यह सुधार जो है भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदायों के लिए जो है विशेष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता था, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। अब है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये राजतरंगिणी था। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ये राजतरंगिणी था। गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद मिल की हड़ताल। अहमदाबाद मिल की हड़ताल में जो है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। अहमदाबाद में जो मिल मजदूरों की हड़ताल थी, उसी हड़ताल में, उसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान की थी। यह हड़ताल जो है अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों और मालिकों के बीच वेतन वृद्धि को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई थी। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की, जिससे मिल मालिकों को उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने 50% वेतन वृद्धि की मांग की, जबकि मिल मालिकों ने केवल 20% वृद्धि देने की पेशकश की। मजदूरों ने गांधी जी से मदद मांगी, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला भूख हड़ताल था। इस हड़ताल के परिणाम स्वरूप जो है मिल मालिकों ने 35% वेतन वृद्धि के लिए सहमति व्यक्त की, जिससे मजदूरों को राहत मिली। इस घटना के बाद जो है गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपने अहिंसक प्रतिरोध के एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।
अब है किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो यह हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित है। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जूनागढ़ शिलालेख यानी कि गिरनार के रॉक इनक्रिप्शन में या फिर गिरनार शिलालेख में जो है वर्णित है। यह शिलालेख संस्कृत में लिखा गया है और भारत के गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? 1919 में जो है जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा हंटर समिति। ये हो जाएगा हंटर समिति। यानी कि 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। 1919 में जलियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा हंटर समिति का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में हुई गोलीबारी की घटना के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 14 अक्टूबर 1919 को अव्यवस्था जांच समिति का गठन किया, जिसे आमतौर पर हंटर समिति के रूप में जाना जाता है। इस समिति का नेतृत्व जो है लॉर्ड विलियम हंटर कर रहे थे, इसलिए इसे हंटर समिति कहा जाता था। इस हंटर समिति में जो है ब्रिटिश और भारतीय दोनों सदस्य शामिल थे। हंटर समिति ने 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जनरल डायर के कार्यों की निंदा की गई, लेकिन कोई कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे भारत में व्यापक आक्रोश फैला। अब है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंडग्राम में। ये हो जाएगा कुंडग्राम में, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है बिहार के वैशाली जिले के कुंडलपुर में हुआ था, जिसे कुंडग्राम भी कहा जाता है। यह स्थान प्राचीन भारत के उज्जी गणराज्य का हिस्सा था और वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था। वो इक्ष्वाकु वंश के क्षेत्रीय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र थे। महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की शिक्षाओं ने जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। तो ये लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो हैं लाला लाजपत राय थे। डिस्कशन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसे एटक कहा जाता है, उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1920 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें संगठित करना था। लाला लाजपत राय को पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे और श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सक्रिय रूप से समर्पित थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा कुशीनगर। ये हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1928 ईस्वी में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। यह आंदोलन जो है गुजरात के बारदोली तालुका में किसान द्वारा भू राजस्व वृद्धि के खिलाफ किया गया था।
इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। बारदोली सत्याग्रह जो है गांधी जी के नेतृत्व में नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यह आंदोलन बारदोली गुजरात के किसानों द्वारा किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय करों में वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और उनकी ओर से यह आंदोलन सफल रहा, जिससे ब्रिटिश सरकार को कर वृद्धि को वापस लेना पड़ा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली, जो उनके संघर्ष और नेतृत्व की पहचान मिली। तो याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बारदोली सत्याग्रह? तो गुजरात में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है बारदोली सत्याग्रह में किसानों का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसी आंदोलन के दौरान जो है बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा जो है दिया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था। यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में दिया था। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? अभी डिस्कस किए थे बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो पूछ रहा है, बताइए बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे या फिर मदन मोहन मालवीय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यह आंदोलन जो है 1928 में गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था जब ब्रिटिश सरकार ने करों में 22% की वृद्धि की थी। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को सफल बनाया। यह सत्याग्रह गुजरात के बारदोली तालुका में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर 22% कर वृद्धि की थी, जिसे किसानों ने आसमान और अत्यधिक समझा, ठीक है। मतलब कि किसान जो समझा बहुत हाई प्राइस हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों को संगठित किया। इस सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार ने कर वृद्धि को वापस लिया और यह आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन के बाद जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली, जो उनके नेतृत्व की पहचान बन गई। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगिरी थी या फिर चंपा थी? तो ये हो जाएगा राजगिरी। ये हो जाएगा राजगिरी। यानी मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी थी। यानी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, जिसे बाद में राजगीर के नाम से जाना गया। मगध प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राज्य था और राजगिरी इसकी पहली राजधानी थी। यह शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में हस्तांतरित कर दी गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928, 1922, 1931 या 1910? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1928। ये हो जाएगा 1928। यानी कि साइमन कमीशन जो है भारत 1928 में आया था। यानी कि साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी में आया था। डिस्कशन देखिए, साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया था, जिसका उद्देश्य है भारत में संविधान सुधारों की सिफारिश करना। इस कमीशन का नेतृत्व जो है सर जॉन साइमन ने किया था, ठीक है। सर जॉन साइमन हो जाएगा। इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में गहरी नाराजगी फैल गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा बुलंद हुआ। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसे आधिकारिक तौर पर जो है भारतीय संवैधानिक आयोग के रूप में जाना जाता है। यह आयोग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।
साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसद शामिल थे और इसकी अध्यक्षता जो है सर जॉन साइमन कर रहे थे। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ये हो जाएगा हर्यक वंश, ये हो जाएगा हर्यक वंश। यानी कि अजात शत्रु के वंश का नाम जो है हर्यक वंश था। यानी कि अजात शत्रु के वंश का नाम जो है हर्यक वंश था। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था और हर्यक वंश का दूसरा राजा था। उसने अपने पिता को मारकर मगध साम्राज्य पर शासन किया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सर जॉन साइमन, ये हो जाएगा सर जॉन साइमन। यानी कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन थे। यानी कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो हैं सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन का गठन जो है ब्रिटिश सरकार ने 1927 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय संविधान में सुधारों की सिफारिश करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में गहरी नाराजगी फैल गई और इसका विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य भारतीय नेताओं ने इसे कड़ा विरोध किया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा बुलंद किया। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी? ये हो जाएगा पाटलिपुत्र, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी कि तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। यानी कि तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया? भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है BN राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। यानी कि भारतीय संविधान के मसौदे को जो है पहली बार BN राव ने तैयार किया। यानी कि भारतीय संविधान के मसौदे को जो है पहली बार BN राव ने तैयार किया। डिस्कशन देखिए, भारतीय संविधान का पहला मसौदा BN राव द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने 1947 में एक प्रारंभिक मसौदा तैयार किया जिसमें 240 खंड और 13 अनुसूचियां थी। इसके बाद यह मसौदा समिति को भेजा गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक मसौदा समिति का गठन किया जिसमें BR अम्बेडकर को जो है अध्यक्ष चुना गया। इस समिति में 7 सदस्य थे और उन्होंने संविधान के मसौदे पर काम किया। मसौदे को जो है 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। यानी कि गुलाम वंश का प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गोरी की मृत्यु के बाद उसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की और गुलाम वंश की नींव डाली। निम्नलिखित में से किसने नेहरू समिति की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? निम्नलिखित में से किसने जो है नेहरू समिति की रिपोर्ट पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। सेशन एंड हो जाने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो की व्यूज बहुत जा रही है लेकिन वीडियो की लाइक ही नहीं मिल पा रही है। लाइक नहीं मिल पाने का कारण है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। कम से कम जो लोग अंत तक वीडियो देखे हैं, आपको वीडियो पसंद आया है तभी तो आप अंत तक देखे हैं। तो कम से कम आप लोग तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, तभी तो सपोर्ट मिलेगा हमें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। BPSC टीचर का जो भी GK GS का क्लास है सारा कुछ कवर किया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, डेली प्रैक्टिस करें, डेली ये प्रैक्टिस क्लास चलता है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।